हेलो एवरीवन, आप लोग का स्वागत है इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एंड कंट्रोल के ऑनलाइन क्लास में। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में आईएसओ 14000 बताया था, जो एक तरह का क्या था, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम था, जिसमें बताया जाता था कि कैसे कोई कंपनी, कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है वह पॉल्यूशन को कम कर सकता है। उसके लिए ये क्या करता है, एक मैनेजमेंट का काम करता था। और अगर कोई कंपनी वो सारे चीज को फुलफिल करता था तो आईएसओ के द्वारा उसको सर्टिफिकेट भी दिया जाता था। उसी तरह आज हम लोग पढ़ेंगे काइटो प्रोटोकॉल या काइटो ट्रीटी कहता है कि है क्या, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करते हैं। तो आपको मालूम होगा कि संयुक्त राष्ट्र का पहला जो मानव सम्मेलन हुआ था पर्यावरण पर, वह 5 जून 1972 को हुआ था। कहां पर हुआ था? स्टॉकहोम में हुआ था। ठीक है, तो उसमें क्या था कि भारत भी जो है वह पार्टिसिपेट किए थे, और वो पहला ऐसा सम्मेलन था जिसमें पर्यावरण और पर्यावरण संरक्षण को लेके साथ ही साथ जलवायु परिवर्तन पर भी बहुत बड़ा डिबेट हुआ था, जिसमें बहुत सारा देश जो है पार्टिसिपेट किए थे। तो उससे क्या है, इंडिया भी काफी प्रभावित हुए थे उस सम्मेलन के दौरान। ठीक है, उसके मतलब 1972 के बाद 20 साल के बाद फिर जो है 1992 में जो है रियो सम्मेलन हुआ था। कहां पर? ब्राजील में, जिसको पृथ्वी शिखर सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं। और इस सम्मेलन में भी बहुत सारे देश जो है, जो स्टॉकहोम में पार्टिसिपेट किए थे, वो सारे देश जो है इसमें भी पार्टिसिपेट किए थे पृथ्वी शिखर सम्मेलन में। और उस सम्मेलन में सबसे पहला जो है जलवायु परिवर्तन पर जो है कॉन्फ्रेंस हुआ था, डिबेट हुआ था। फिर 1994 में जो है वहां पर यूनाइटेड, ध्यान देंगे, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसको हम लोग यूएनएफसीसीसी के नाम से जानते हैं, वो 1994 या 1992 के आसपास हुआ था। उस कॉन्फ्रेंस में भी वही देश पार्टिसिपेट किए थे जो रियो सम्मेलन में पार्टिसिपेट किए थे। और उस सम्मेलन में जो था उसमें क्लाइमेटिक चेंज के बारे में काफी डिस्कशन हुआ कि जलवायु परिवर्तन आज के डेट में बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। फिर उस यूएनएफसीसी से फिर जितना देश उसमें पार्टिसिपेट किए थे, फिर हर साल क्या होगा, एक कॉन्फ्रेंस होने लगा। उसको हम लोग कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहते हैं, जिसको सीओपी कहते हैं। तो हर साल जो है सीओपी होने लगा। तो उसमें 1997 में जो सीओपी 3 हुआ था, वो जापान के क्योटो शहर में हुआ था। एक्चुअली यह जो क्योटो है वो जापान का एक शहर है, और उसमें जो है ये शिखर सम्मेलन हुआ था, जिसमें जलवायु परिवर्तन पर जो है वह कॉन्फ्रेंस हुआ था। ठीक है, तो क्योटो प्रोटोकॉल है क्या, ये याद रखना है कि क्योटो प्रोटोकॉल जो है एक कानूनी बाध्यकारी समझौता है। जैसे यूएनएफसीसी में जो है जब सम्मेलन हुआ था, तो इसमें क्या बोला गया था, इसमें बताया गया था कि सारे देश को जो है ग्रीन हाउस गैस को कम करना है। तो ये सारे देश को क्या बोल रहे थे कि कम करना है, कम करना है, ग्रीन हाउस गैस को कम करना है। पर बहुत सारा देश जो है इसको इस कान से सुनता था, इस कान से निकाल देता था। पर जब 1997 में जो है सीओपी 3 हुआ था, कहां? जापान के क्योटो शहर में, तो एक कानून बना दिया गया कि नहीं, कोई भी कंट्री जो ग्रीन हाउस गैसेस है उसको ज्यादा अब नहीं छोड़ सकता है, क्योंकि उसके कारण क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा था। ठीक है, पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ते जा रहा था, और उसके टेम्परेचर के बढ़ने के कारण जो है ग्लेशियर पिघल रहा था। तो क्या हुआ, 11 दिसंबर 1997 को जो है ये क्योटो प्रोटोकॉल जो है इसको अपनाया गया, और 16 फरवरी 2005 को ये प्रभावी हो गया। ठीक है, मतलब पूरे प्रभाव में आ चुका था। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मुख्य उद्देश्य इसका यही था कि ऐसा एक कानून बना दिया जाए। देखो, सारे देश मिलके ही ग्रीन हाउस गैस को कम कर सकते हैं। आपको पहले भी बताए थे, जरूरी नहीं है कि अपना देश जो है वो अगर ग्रीन हाउस गैस को कम इमिशन करेगा तो दूसरे देश पर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, या अपने देश पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखिए, ग्रीन हाउस गैस क्या है, ये पूरे जो है ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्या? तो ग्रीन हाउस गैस के इमिशन को कम करने के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रयास जो हुआ था, इसी को हम लोग
क्योटो ट्रीटी कहते हैं या क्योटो प्रोटोकॉल कहते हैं। ग्रीन हाउस गैस क्या होता है? तो ग्रीन हाउस गैस एक ऐसा गैस होता है जो उष्मा को एब्जॉर्ब कर लेता है, जो हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, और जब हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है तो एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है वह इंक्रीज करने लगता है, और उस एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर के इंक्रीज करने के कारण जो ग्लेशियर है वो पिघलना स्टार्ट हो जाता है, और उसके पिघलने के कारण जो है समुद्र तटीय क्षेत्र में जो भी क्षेत्र आ रहा है वो जलमग्न हो जा रहा है, वो पानी में चला जा रहा है। जैसे न्यूजीलैंड का कुछ टापू जो है 2000 में, 2020 में, 2021 में जो है वह पानी में समा जाने वाला है। तो ये सोचिए कितना बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है पूरे वर्ल्ड के लिए। अब बेचारा न्यूजीलैंड तो इतना इमिशन कर भी नहीं रहा है, पर दूसरे कंट्री के कारण ग्रीन हाउस गैस के इमिशन के कारण ग्लोबल वार्मिंग रेस्पॉन्सिबल हो गया। तो क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? तो क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? तो ग्रीन हाउस गैस के इमिशन को कम करने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय प्रयास है। समझ में आ गया कि क्या है? तो बस याद रखना है कि क्योटो प्रोटोकॉल जो है ये जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो रहा है? ग्रीन हाउस गैस है। कुछ गैसेस है जिसको हम लोग ग्रीन हाउस गैस कहते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन है। ये जो दोनों गैस है ये ग्रीन हाउस गैसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल ज्यादा है। और आपको बता दिया हूं कि ग्रीन हाउस गैसेस क्या करता है, तो ये जो गैसेस होता है ये हीट को एब्सॉर्ब कर लेता है। एक्चुअली होता क्या है कि जब सन का लाइट आता है तो उसका मैक्सिमम पार्ट जो है वापस रिफ्लेक्ट कर जाता है, पर अगर ये एटमॉस्फेयर में इस गैस का जो मात्रा है वो बढ़ते जाएगा तो वो क्या करेगा? हीट को ज्यादा से ज्यादा एब्सॉर्ब कर लेगा। तो जब ज्यादा एब्सॉर्ब करेगा तो इस एटमॉस्फेयर में उस गैस का तो पहले परसेंटेज बढ़ गया, और हीट को जब एब्सॉर्ब कर रहा है तो टेम्परेचर भी बढ़ गया। उस टेम्परेचर के बढ़ने के कारण पूरे इकोसिस्टम पर उसका प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, तो आई थिंक आपको कुछ कुछ बात समझ में आ रहा होगा। अब चलिए इसके थ्योरेटिकल पार्ट्स पर भी आ जाते हैं। क्या कह रहा है? द Kyoto Protocol is an international agreement और treaty, जिसको अंतरराष्ट्रीय संधि कर रहे हैं, टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस इमिशन। बस यही याद रखना कि ये जो अंतरराष्ट्रीय संधि है इसमें मेन काम क्या था कि किसी भी तरह करके जो ग्रीन हाउस गैसेस है उसको कम करना है। मतलब जितना भी देश जो बहुत ज्यादा डेवलप हो चुका है या जो डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर है, तो जो डेवलप कंट्री है वो तो पहले पूरा पर्यावरण का दोहन कर चुका है। तो क्या हुआ कि ये जो प्रोटोकॉल बना, इस प्रोटोकॉल में दिया गया कि जो डेवलप कंट्री हो चुका है, जो कंट्री पहले से ही डेवलप हो चुका है, उसको एक परसेंटेज बांध दिया कि आप इससे ज्यादा जो ग्रीन हाउस गैसेस है वो बढ़ा नहीं सकते, और उसमें कुछ रियायत जो है डेवलपिंग कंट्री को मिला। ठीक है, तो वही बताना चाह रहा है कि द क्योटो प्रोटोकॉल इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट या ट्रीटी, जिसको हम लोग कह रहे हैं अंतरराष्ट्रीय संधि। ट्रीटी का मतलब क्या हो गया? संधि। टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस इमिशन। तो आपसे कोई पूछे कि क्योटो ट्रीटी क्या होता है या क्योटो प्रोटोकॉल क्या होता है, तो बोलेंगे कि एक अंतरराष्ट्रीय संधि है जिसमें ग्रीन हाउस गैसेस के इमिशन को कम करना है। किसको? सारे कंट्रीज को, सारे देश को। क्लियर है? द मेजर फीचर ऑफ द क्योटो प्रोटोकॉल हैज ए टारगेट टू रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैसेस इमिशन। इसका मेन जो उद्देश्य है, इसका जो मेन उद्देश्य है वह है कि जितना भी विकासशील देश है या जो विकसित देश है, ठीक है, वो सारे देश को क्या करना है? ग्रीन हाउस गैस का जो इमिशन है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, ये सब का जो मात्रा है इसको कम इमिशन कराना है। मतलब इमिशन का मतलब होता है कि किसी फैक्ट्रीज के द्वारा, किसी प्रोसेस के द्वारा अगर कोई गैस निकल रहा है, दैट इज कॉल्ड इमिशन। तो क्या कह रहा है कि द मेजर फीचर ऑफ द क्योटो प्रोटोकॉल हैज अ टारगेट टू रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैस इमिशन। मतलब ग्रीन हाउस गैस के इमिशन को कम करने के लिए जो अंतरराष्ट्रीय प्रयास किया जा रहा है, इसी को हम लोग क्योटो ट्रीटी कह रहे हैं। क्लियर हो रहा है? कह रहा है द 6 मेन ग्रीन हाउसेस गैसेस आर कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, पूरा रट जाएंगे क्योंकि ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट ये सब क्वेश्चन आएगा, सल्फर, हेक्सा फ्लोराइड,
SF6, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFC एंड परफ्लोरोकार्बन PFCS। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि मेजर जो ग्रीन हाउसेस गैस कौन सा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, दूसरा जो है वो मीथेन हो गया। इसी सम्मेलन में बहुत सारा कंट्रीज जो है वो बताया था कि जो एशियन कंट्रीज है वो धान का खेती ज्यादा करते हैं, और उस धान की खेती में आपको पता होगा कि पूरे खेत में पानी हमेशा भरा रहता है, तो वो जो फसल है वो एक तरह का कार्बन है, हाइड्रोकार्बन, तो पानी के साथ रिएक्ट करके वो मीथेन गैस बनाता है। तो बहुत सारा कंट्री बोला कि नहीं, ये सारे एशियन कंट्री में जो धान का खेती होता है इसको कम कर दिया जाए, क्योंकि ये एशियन कंट्री भी ग्रीन हाउस गैसेस को बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हालांकि बहुत सारा देश, भारत उरत भी जो है इसके लिए मतलब इस चीज को जो है नहीं मान रहे थे। ठीक है, तो अलग अलग चीज था जिसमें देखिए ये खेती या एग्रीकल्चर तो ज्यादा ग्रीन हाउस को प्रभाव नहीं कर रहा है, ज्यादा प्रभाव क्या कर रहा है, इंडस्ट्रीज कर रहा है, ऑटोमोबाइल कर रहा है। तो वही चीज यहां बताना चाह रहा है कि द मेन ग्रीन हाउसेस गैसेस आर कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, जो मेनली आप देखते होंगे एसी से निकलता है, एसी जो रहता है, रेफ्रिजरेटर रहता है, यही गैसेस आपको निकलता है, परफ्लोरोकार्बन। तो ये मेन 6 मेजर ग्रीन हाउसेस गैस है, याद रखेंगे। ठीक है, कहता है द प्रोटोकॉल वाज इनिशियली अडॉप्टेड ऑन 11 दिसंबर 1997 इन क्योटो। कहां पर, तो जापान में। याद रखना है बाबू, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट क्वेश्चन होगा कि क्योटो कहां, किस शहर का है, तो जापान का है। ठीक है, क्या करें, द प्रोटोकॉल वाज इनिशियली अडॉप्टेड, कब इसको लाया गया है, तो 1997 में। कौन सा सम्मेलन हुआ था, तो याद होगा कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज था, जिसको COP3 कह रहे थे, जापान में हुआ था, है ना। तो ये कब लागू किया गया, तो 11 दिसंबर 1997 को। पर प्रभाव कब हुआ पूरे देश में, तो एंटर्ड इनटू फोर्स ऑन 16 फरवरी 2005। ये भी ऑब्जेक्टिव का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब आपके बोर्ड में तो पूछेगा ही पूछेगा, साथ ही एंट्रेंस एग्जाम जब कंपटीशन के लिए जाएंगे तो ये सब जितना इन्वायरमेंट आपको बता रहा हूं और जहां जहां मेन बात बता रहा हूं कि ये सब ऑब्जेक्टिव का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसको एकदम टिक आउट कर लेंगे, क्योंकि उससे ज्यादा कभी पूछ ही नहीं सकता। ठीक है, तो 16 फरवरी 2005 को जो है ये पूरे देश में प्रभावी हो गया। ओके, कह रहे हैं द क्योटो प्रोटोकॉल इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट लिंक्ड टू द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेटिक चेंज। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि क्योटो प्रोटोकॉल जो है वह आपका यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेटिक चेंज जो है 1992-1994 में जो हुआ था, उसी से ये निकला हुआ है। जितना भी देश इस यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज में पार्टिसिपेट किए थे, वो सारा देश क्या किए, एक हर साल जो है एक कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज बनाए, जिसको हम लोग COP कह रहे थे। तो वो हर एक अलग अलग देश में होता था, और उस सारे देश में अलग अलग देश जो है वहां जाके पार्टिसिपेट करते थे, और उस पर डिबेट होता था, कॉन्फ्रेंस होता था, सम्मेलन होता था, सब अपना प्रस्ताव भी रखते थे। तो उसी में 1997 में जो है COP3 जो है वो जापान के क्योटो शहर में हुआ था, और वहां पर फाइनली क्या होगा, एक एग्रीमेंट बन गया कि नहीं, अब हम जो है जैसे UNFCCC में जो 1994 में था, उसमें सारा देश ये बोलता था, जो विकसित देश हो गया था, ये बोलता था कि जो ग्रीन हाउस गैस है इसको कम करना है, कम करना है, कम करना है, पर बहुत सारा देश इसको नहीं मानता था। तो फाइनली 1997 में जो क्योटो में हुआ था, वहां पर एक लॉ बना दिया गया, कानून बना दिया गया, और 2005 में इसको पूरे वर्ल्ड में जो है लागू कर दिया गया कि अगर कोई कंट्री इससे ज्यादा गैस निकाल रहा है तो उसके विरुद्ध में कुछ कानूनी कार्रवाई किया जा सकता है। नेक्स्ट क्या कर रहे हैं, द क्योटो प्रोटोकॉल वाज अडॉप्टेड एट द थर्ड सेशन ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जिसको हम लोग COP3। ये क्योटो प्रोटोकॉल कब आया, थर्ड सेशन ऑफ कॉन्फ्रेंस। कहां से, तो जब आपको यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन क्लाइमेट चेंज हुआ था, उसके बाद हर साल अलग अलग देश में हो रहा था, तो उसमें जब COP3 का सम्मेलन हो रहा था तो वहीं से क्योटो प्रोटोकॉल आया था। ओके, नेक्स्ट
यूएनएफसीसी क्या था? तो यूएनएफसीसी जो है इनकरेज द कंट्री टू रिड्यूस द इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैस। क्या कह रहा है बाबू? कह रहा है कि जब यूएनएफसीसी का सम्मेलन होता था तो उसमें जो देश है मेन, उसका जितना भी पार्टिसिपेंट था, उस सब लोग क्या करते थे, दूसरे देश को इनकरेज करते थे कि आप ग्रीन हाउसेस गैस का जो इमिशन है, चाहे वो फैक्ट्री से निकले, इंडस्ट्रीज से निकले, ऑटोमोबाइल से निकले या किसी भी सेक्टर से निकले, उसको कम करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा था। तो प्रोत्साहित कर रहा था, इनकरेज कर रहा था, पर प्रभावी ढंग से कोई देश उसको नहीं मान रहा था। पर क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो क्या कर दिया, बाधित कर दिया, कानून बना दिया कि अगर कोई देश, अगर कोई कंट्री अगर ग्रीन हाउसेस गैस का जो मात्रा उसको ज्यादा निकाल रहा है तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। इसका मतलब उसके साथ बहुत सारा समझौता जो है, जो बिजनेस डील है, कैंसिल कर दिया जाएगा। तो फाइनली क्या बता रहा हूं कि जब यूएनएफसीसी का गठन हुआ या यूएनएफसीसी का जब कॉन्फ्रेंस हुआ था तो उसमें सिर्फ इंकरेज कर रहा था, जैसे क्या मम्मी पापा आपके बोल रहे हैं कि पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो, तो वो इंकरेज कर रहे हैं। पर टीचर 2 दिन के बाद फोन आपको किए कि 1 सप्ताह के बाद आपका जो है यूनिट टेस्ट लेंगे, ये पहला यूनिट खत्म होने वाला है, तो आप क्या कर रहे हैं, आपको बाधित कर दिया कि अब आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो वही क्योटो प्रोटोकॉल क्या किया है, एक आपको जो है बाधित करने वाला बाध्यकारी समझौता बना दिया गया कि हर देश को मानना पड़ेगा। देखिए इसको भी क्या किया था, 2 चरणों में बांट दिया गया था। ठीक है, पहला जो चरण था 2008 से लेके 2012 तक, उसमें जो विकासशील देश था, ठीक है, और जो विकसित देश था, तो जो विकसित देश था उसके लिए कंडीशन डाल दिया। जो डेवलप हो चुका था कंट्री, अरे कंट्री जब डेवलप हुआ इसका मतलब वो बहुत सारे इंडस्ट्रीज का पहले ही सेटअप कर चुका होगा और वो सबसे ज्यादा प्रकृति को नुकसान पहुंचाया होगा। तो जो डेवलप कंट्री है, डेवलपिंग नहीं, जो डेवलप कंट्री है, जो विकसित हो चुका था, उसको 1991 से लेके, मतलब 1991 का जो रिकॉर्ड था एटमॉस्फेयर में कि मान लीजिए ग्रीन हाउसेस गैस इतना है, तो उसको 5.2% से उसको रेट कम करना था। इसका मतलब है कि वो कंट्री जो है, जैसे 1991 में जिस भी कंट्री का जो विकसित हो चुका था उसका क्या है, एयर का सैंपल ले लिया। अब एयर का सैंपल में मान लीजिए 80% जो है वह ग्रीन हाउसेस गैस था, तो 1991 के बाद 1992 में थोड़ा और वो बढ़ता, फिर और बढ़ता, फिर और बढ़ता, तो 1991 को वो लोग क्या क्या स्टैंडर्ड बनाया और उसके बाद बोला गया कि अभी जो एयर में ग्रीन हाउस गैस है उससे क्या है आप बढ़ने नहीं देना है और क्या करना है, कम करना है। कितना कम करना है, तो उस रेट से 5.2% आपको कम करते जाना है। कब, 2008 से लेके 2012 तक। ये पहला चरण था, किसके लिए, जो डेवलपिंग कंट्री था। ठीक है, अब क्या हुआ, 2013 से लेके 2020 तक में इसका रेट को और बढ़ा दिया गया कि नहीं, अब जो कार्बन, जो ग्रीन हाउस गैसेस है उसको 5.2 से घटाना नहीं है, उसको 18% और कम करना है। किसके रेट से, 1991 के एयर के सैंपल से, जिसमें 2017 में भी जो है भारत भी हस्ताक्षर कर दिया कि हम भी अपने कंट्री में ग्रीन हाउस गैस को कम करेंगे। आई थिंक आपको कुछ समझ में आ रहा है। तो फाइनली निष्कर्ष क्या निकला, तो क्योटो प्रोटोकॉल एक ऐसा अंतरराष्ट्रीय संधि है जिसके मदद से हम लोग ग्रीन हाउस गैस को कम करेंगे। ठीक है, उसके लिए बहुत सारा नियम कानून बना और उस सारे नियम कानून को अगर हम फॉलो करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, ग्रीन हाउसेस गैस जो है उसका जो इमिशन है उसको कम करेंगे। और अगर उसका इमिशन कम होगा तो एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर जिस रेट से बढ़ रहा है वो रेट क्या होगा, कम होगा। और अगर वो रेट कम होगा तो जो ग्लेशियर जो जितने स्पीड से पिघल रहा है, क्योंकि ग्लेशियर अगर पिघलेगा तो समुद्र का जो पानी का लेवल है वो बढ़ेगा, और जब समुद्र का पानी का लेवल बढ़ेगा तो जो कोस्टल एरिया है, जो तटीय क्षेत्र है, वो जल में समाने लगेगा। तो इसको बचाना सबसे इंपॉर्टेंट था, इसीलिए एक अंतरराष्ट्रीय कानून बना जिसको हम लोग क्योटो प्रोटोकॉल कहते हैं। इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे, अगर आपके एग्जाम में आएंगे तो आप इतना सारा बात को पूरा लिख देंगे। क्लियर हो गया।
तो सबसे पहला याद क्या रखना है कि 1972 में पहला पर्यावरण सम्मेलन हुआ था, कहां? स्टॉकहोम में। फिर उसके 20 साल के बाद जो है 1992 में ब्राजील में रियो सम्मेलन हुआ, जिसको हम लोग पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहेंगे। उस सम्मेलन में क्या हुआ? जलवायु परिवर्तन पर पहला जो है कॉन्फ्रेंस हुआ। फिर वहां से जो है यूएनएफसीसी का 1994 में फिर सारा देश जो है पार्टिसिपेट किया कि नहीं, हमको किसी भी तरह करके जो है ग्रीन हाउस गैस को कम करना है। और वहां से फिर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का गठन मतलब सम्मेलन हुआ, जिसमें जितना भी यूएनएफसीसी का देश उसमें पार्टिसिपेट किए थे वो सारा का सारा उसमें भी पार्टिसिपेट किए। और फिर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो है COP3 जो है वह जापान के टोक्यो काइटो शहर में हुआ था। और उसमें क्या क्या एक कानूनी रूप डाल दिया गया कि नहीं, हमको ग्रीन हाउस गैस को कम करना ही, उसके लिए कानून बना दिया। इससे पहले क्या था? इससे पहले रिक्वेस्ट कर रहा था, पर जब क्योटो प्रोटोकॉल आया मतलब COP3 जब आया तो उसमें क्या है, कानूनी कार्रवाई कर दिया कि नहीं, आपको करना ही पड़ेगा, अगर आप नहीं करते हैं तो आपके साथ बहुत सारा जो है बैंड लगा दिया जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक आपको क्योटो प्रोटोकॉल समझ में आ चुका होगा। तो आज हम लोग जो है पहले यूनिट के सारे कंटेंट को कवर कर चुके हैं। आप इसको अच्छे से सुनिएगा और समझिएगा और सारे नोट्स को अच्छे से आप लिख लीजिए और ये यूनिट 1 पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट यूनिट 2 पढ़ेंगे। इससे पहले आप सारे यूनिट का हर एक पार्ट को क्लियर कर लेंगे अच्छे से, सारे लेक्चर को बार बार आप रिपीट करेंगे, देखेंगे। ठीक है, चलिए तो आज के लिए बस इतने ही रहने देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नए यूनिट नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक आप लोग मन लगा के पढ़ते रहिए। ठीक है, थैंक यू।